गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त गौरव। और दोस्तों आज मैं आपके बीच में एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहा हूं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है सारे, न केवल सीटेट और केवीएस टीचिंग एग्जाम के लिए बल्कि अदर्स जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें कि कंप्यूटर पूछी जाती है, वो उन सभी के लिए जो है आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आने वाले टाइम में मैं कंप्यूटर के जितने भी क्लासेस बनाऊंगा वो सारी की सारी क्या होंगी, इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। हम कंप्यूटर को शुरू करने जा रहे हैं और इसकी जितने भी लेक्चर होंगे उसको आप लोग ध्यान से देखना और बिना किसी स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है ना, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। तो कंप्यूटर जो है वो हम सब जानते हैं कि केवीएस में वो चीज़ पूछी जाती है, डीएसएसबी में पूछी जाती है। उसके अलावा जो अदर स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं उसमें कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं, सीएचएसएल के एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। यानी कि डिफरेंट इसके जो है उसके एस्पेक्ट्स हैं, यानी एक जगह नहीं है बल्कि वेरियस जगह ये चीज़ पूछी जाती है। क्योंकि ये आज के ज़माने में जो है वो एक सामान्य जो चीज़ है वो हो चुकी है और सबके लिए ये जानना ज़रूरी होता है कि आखिर कंप्यूटर क्या चीज़ है और वो किस प्रकार से वर्किंग उसकी होती है। ठीक है ना, तो इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, और आप ऐसा मत सोचना कि ये ऐसे ही है तो इसको रहने देते हैं, नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको भी हमें अच्छे से पढ़ना है जैसे हम बाकी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको स्टडी पोर्टल पे सारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लगभग आपके वीडियो लेक्चर सभी उपलब्ध हैं। आपके प्लेलिस्ट में जाके आप उसको अवेल कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी प्रकार का लेक्चर वो चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं चलिए पहले सबसे पहले हम कंप्यूटर में सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की। ठीक है ना, इसकी परिभाषा। तो कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ तो सीधे सीधे ये है कंप्यूटर का, कंप्यूट करना, कंप्यूट करना या गणना करना। ठीक है, और इसलिए इसको हिंदी में संगणक कहा जाता है। ठीक है ना, लेकिन ये एक बहुत छोटा अर्थ हो गया। आज के समय में तो आप पता है कंप्यूटर का कितना ज़्यादा वेरियस इसका इस्तेमाल है। खैर वो मैं अभी बताऊंगा आपको। तो जो कंप्यूटर है वो क्या होता है, वो एक ऐसी स्वचालित मशीन है, एक ऐसी ऑटोमेटिक मशीन है जो कि दी गई सूचनाओं को क्या करता है, एज इनपुट क्या करता है, ग्रहण करता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या निर्देश जो दिए जाते हैं कंप्यूटर को, उनको वो क्या करता है, ग्रहण करता है एज अ इनपुट। उसके बाद जो है जब कंप्यूटर को दी जाती है तो उसके बाद कंप्यूटर उनका क्या करता है, विश्लेषण करता है, एनालिसिस करता है और फाइनली जो है वो हमें क्या करता है, उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करवा के देता है या उससे संबंधित जो है जो रिजल्ट, जो भी हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो हमें देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। ठीक है ना, तो यही होता है हमारा कंप्यूटर। कंप्यूटर का काम क्या है कि जो भी इंस्ट्रक्शन उसको दिए जाते हैं या जो भी अनुदेशन दिए जाते हैं उनको वो फॉलो अप करता है, प्रोसेस करता है और उसके बाद उसको आपको इंफॉर्मेशन के रूप में प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, तो ये है हमारा कंप्यूटर जिसको प्राथमिक रूप से जो है कंप्यूटर का काम क्या था, गणना करना था। लेकिन आज के समय में इसके जो इस्तेमाल हैं वो अब वेरियस क्षेत्रों में हो रहे हैं। ठीक है ना, वो हम पढ़ते हैं धीरे धीरे। ठीक है ना, तो ये है। और साथ के साथ जो है ये क्या करता है, जो ये आउटपुट है उसको क्या करता है, स्टोर भी करता है। ठीक है, जो हमने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो उनको भी स्टोर करता है, जिनको हम प्रोग्राम कहते हैं। साथ के साथ जो आउटपुट, जो डेटा प्रोसेस किया गया उसको भी वो स्टोर करता है, यानी उसके अंदर जो है वो स्टोरेज की कैपेसिटी भी होती है। ठीक है ना, तो ये समझ गए आप कि क्या करेगा, ये इस प्रकार से काम करेगा कि इनपुट, एनालिसिस एंड आउटपुट। ठीक है ना,
अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, यानी कि इसके जो घटक हैं उस कौन कौन से होंगे, वो घटक की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर यानी कि इसके घटक। तो जो पूरा का पूरा कोई भी कंप्यूटर हो उसके मुख्य रूप से 3 ही घटक होते हैं, ठीक है ना। और 3 घटक क्या क्या है उसकी। सबसे पहला जो इसका घटक होता है वो होता है आपका हार्डवेयर। दूसरा जो हमारा घटक है वो है हमारा सॉफ्टवेयर। और तीसरा जो घटक इसमें होता है वो है डेटा, है ना। 3 ही चीजें तो होती हैं कंप्यूटर में, ये तो सॉफ्टवेयर होता है या हार्डवेयर होता है या डेटा होता है, ठीक है ना। तो अब हम एक एक करके इनको देखेंगे कि ये क्या चीज है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हार्डवेयर, ठीक है। तो हार्डवेयर का मतलब होता है कि कंप्यूटर की वे सारी चीजें जो क्या होगा, कंप्यूटर जिसको हम क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, उसको हम टच कर सकते हैं, ठीक है ना, जिन्हें हम छू सकते हैं या टच कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें हार्डवेयर के अंतर्गत आएंगी। जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पर बोलूँ तो क्या क्या होगा इसमें, कीबोर्ड होगा, माउस होगा, है ना, आपका जो हार्ड डिस्क है वो होगी, सीपीयू होगा, यूपीएस होगा, सारी चीजें जो भी उस पर लगे हुए हैं आइटम्स वो क्या होंगे, हार्डवेयर के अंतर्गत आएंगे, ठीक है ना। तो ये है हार्डवेयर। नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये जो है वो अनुदेशन और प्रोग्रामों का समूह होता है जो कंप्यूटर को यह बतलाता है कि क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है ना। यानी कि ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि उसमें हम इंस्टॉल करते हैं एक एज ए प्रोग्राम की तरह। और वो क्या होता है, अगेन इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, एक जो सिस्टम होते हैं, एक एप्लीकेशन होता है। ये खैर मैं आगे वाले टाइम में जब सॉफ्टवेयर अलग से बताऊंगा तब बताऊंगा। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो हार्डवेयर को एक तरह से डायरेक्शन देता है कि आपको किस प्रकार से ऑपरेशन को करना है या किस प्रकार से चीज़ें करनी है, जो हम क्या चीज़ करना चाह रहे हैं, आपको क्या चीज़ करनी है। यानी कि जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि भाई इस वीडियो को कट कीजिए, तो उस वीडियो को कट करने के लिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इनपुट के तौर पर दिया जाता है, और उस सेट ऑफ प्रोग्राम का जो सॉफ्टवेयर है वो उस चीज़ को ऑपरेट करता है, ठीक है ना। तो ये है आपके सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर को हम क्या कह सकते हैं कि जो हार्डवेयर है वो हमारे शरीर की तरह है, और जो सॉफ्टवेयर है वो उसकी आत्मा की तरह है, ठीक है ना, सोल की तरह है। तो जो सॉफ्टवेयर है उसका मैं 1-2 उदाहरण दे देता हूँ, तब आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आए। तो सॉफ्टवेयर का जो उदाहरण है, जैसे कि MS ऑफिस हो गया, ये सॉफ्टवेयर है। आपका गूगल क्रोम हो गया, है ना, या इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ये सारे के सारे जो है वो आपके सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये एक तरह से सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम होते हैं जो कि क्या करते हैं, सारी की सारी जो कंप्यूटर में जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग कार्य को करते हैं, ठीक है ना। तो अब आप समझ गए सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ठीक है। अब ये नेक्स्ट चलते हैं हम डेटा। ठीक है ना। तो डेटा
के बारे में आप बहुत सारी चीजें सुनते हैं, लेकिन डेटा इज, आजकल आपने सुना होगा डेटा इज द न्यू ऑयल, है ना। यानी डेटा सिक्योरिटी को लेकर और डेटा को लेकर पूरी दुनिया के अंदर महामारी मची हुई है। देखा आपने किस तरीके से जो फेसबुक है वो लोगों का जो डेटा है वो चुरा रहा है और उससे करोड़ों कमा रहा है। तो डेटा क्या चीज होती है? डेटा का मतलब होता है कि आंकड़ों का, जो कच्चे आंकड़े हैं, रॉ फैक्ट्स एंड सूचनाएं हैं, उनका व्यवस्थित अव्यवस्थित संकलन है, ठीक है ना। जो रॉ फैक्ट्स और आंकड़े हैं का अव्यवस्थित संकलन, या एक तरह से उनका एक समूह कह सकते हैं आप, वो आपके डेटा कहलाता है। और ये दो प्रकार का होता है, एक तो होता है न्यूमेरिकल और दूसरा अल्फा न्यूमेरिकल, ठीक है ना। तो जो न्यूमेरिकल डेटा होता है वो सीधे सीधे जो है नंबर्स से रिलेटेड होता है, अंकों से रिलेटेड होता है डेटा, ठीक है ना। इसमें क्या एग्जांपल के तौर पे हम क्या ले सकते हैं, जैसे कि किसी स्कूल के बच्चों के अंक, बच्चों के द्वारा जो प्राप्त अंक हैं, प्राप्तांक, ठीक है ना, मार्क्स जितने उन्होंने गेन किए वो ले सकते हैं हम अंक, है ना। ये वो डेटा हो गए। या टीचर जो होते हैं उनके, उनका वेतन, उनकी सैलरी, वो एक क्या है, न्यूमेरिकल डेटा है। अब यहाँ पर जो है वो अल्फा न्यूमेरिकल का मतलब होता है जिसमें आपके अंक भी होते हैं, शब्द भी होते हैं, चिन्हों का प्रयोग होगा, ये सारी चीजें जो है वो अल्फा न्यूमेरिकल डेटा में होगी। इसमें जैसे कि आपको कर्मचारियों का पता, ये भी एक डेटा है, ठीक है। यूजर्स जितने हैं, किसी चीज को चलाने वाले यूजर्स की ईमेल आईडी, है ना। तो ये सारे जो है वो डेटा होते हैं। यानी कि ये क्या है, एक तरह से कच्चे आंकड़े हैं जो हमने किसी चीज से प्राप्त किए। हमने जो है वो क्या किया है, बच्चों के अंकों को केवल रख दिया है कि ये इस बच्चे के इतने अंक हैं, इस बच्चे के इतने अंक हैं, इस बच्चे के इतने अंक हैं। तो वो क्या है, हमारे पास डेटा हो गया, ठीक है ना, डेटा। अब डेटा से आगे बढ़ के हम बात करते हैं किसकी, सूचना की, इंफॉर्मेशन। सूचना, सूचनाएं या इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन क्या होते हैं, जो डेटा है वो आंकड़ों का एक अव्यवस्थित समूह है, और उस डेटा को जब क्या किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है, और उसके बाद उसका संकलन किया जाता है, तब वो जो है वो एक इंफॉर्मेशन में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि हमने जो है वो बच्चों को जो है वो, बहुत सारे बच्चे जो है उनके प्राप्तांकों को लिया, वो उसका डेटा हो गया। उन सारे प्राप्तांकों को हमने फिर क्या किया, एक साथ रखा और उसके बाद उसको कंपेयर किया कि कौन सा बच्चा जो है वो पास हुआ है, कौन सा फेल हुआ है। फिर उन सबको क्या किया, इकट्ठा करके एक रिजल्ट उसका बना दिया, मार्कशीट बना दी। तो वो क्या हो गई, उसकी इंफॉर्मेशन हो गई। यानी कि उस आंकड़े को हमने क्या किया, व्यवस्थित रूप दे दिया है। तो ये क्या है, डेटा का एक व्यवस्थित रूप है आपका इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। जैसे कि हाल ही के दिनों में जो है वो जो ICMR है उसमें कोरोना पे स्टडी की। उन्होंने क्या किया, 1000 मरीजों को ले लिया, कोरोना के पेशेंट्स, और उनमें अलग अलग उनको डिवाइड कर दिया 500 और 500 में। तो 500 मरीजों पे उन्होंने जो टेस्ट किए वो प्लाज्मा के थेरेपी को अपनाया, यानी कि उनको प्लाज्मा दिया, और 500 मरीजों का इलाज बिना प्लाज्मा के किया। तब उन्होंने पाया कि जो है दोनों की डेथ रेट में कोई खास फर्क नहीं है, साथ के साथ रिकवरी रेट में भी जो है वो ज़्यादा अंतर नहीं है। तो इससे उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला फिर, कि जो प्लाज्मा थेरेपी है वो उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, या वो कोई इफेक्टिव नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला। तो ये जो निष्कर्ष निकला ये क्या है, इससे इंफॉर्मेशन निकली। और डेटा क्या था कि जो वो 1000 हमने
पेशेंट्स को लेके उनको अलग अलग उनका जो है 500 में बांट के उन पे स्टडी की, तो वो क्या था, डेटा, ठीक है ना। क्योंकि उनमें उस डेटा में प्रत्येक जो पेशेंट है उसका नाम होगा, पता होगा, उसका नंबर होगा, उसमें उसकी इंफॉर्मेशन होगी, उसकी जो है मेडिकल हिस्ट्री होगी, ये सारी चीज़ें उसमें होगी, समझ गए। तो ये होता है हमारा डेटा और इन्फॉर्मेशन। और आज के समय में जो है वो डेटा सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा क्या है, मुद्दा है, ठीक है। क्योंकि अब हर चीज़ के अंदर जो है वो इतना बृहद मात्रा में डेटा आता है, चाहे वो अब ई कॉमर्स कंपनियां हों, वो क्या करती हैं, हमारा जो डेटा है उनके पास सेव है, तो क्या वो सेव है, वो कहीं लीक तो नहीं हो रहा, उससे किसी प्रकार से उस इंफॉर्मेशन लीक करके आपकी पर्सनल जो है इंफॉर्मेशन को बताया तो नहीं जा रहा है किसी को। ये सारे चैलेंजेस हैं। फेसबुक को भी इस बारे में कई बार क्या करना पड़ा, इसके बारे में उनसे बहुत बार जवाब तलब हो चुका है, क्योंकि उनका आरोप लगे हैं कि उन्होंने क्या किया, डेटा को बेचा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये है हमारा डेटा, ठीक है ना। चलते हैं आगे। आगे जो हम बात करने वाले हैं, ये हमने बात की डेटा की इंफॉर्मेशन की, अब हम बात करेंगे कि एप्लीकेशन, कि इसका अनुप्रयोग कहाँ कहाँ हो रहा है। तो आप सब जानते हैं कि वर्तमान समय में जो है वो विभिन्न इसके क्षेत्र हैं, उसमें इसका उपयोग हो रहा है, ठीक है ना। जिसमें सबसे पहला है हमारा, वो है डेटा प्रोसेसिंग। तो डेटा प्रोसेसिंग में तो मैंने आपको बता ही दिया कि कितना इसका वेरियस इस्तेमाल है कंप्यूटर का, बिना उसके आप कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। दूसरा जो इस्तेमाल हुआ है वो है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का आदान प्रदान, यानी सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी है, उसको एडिट करना है, कुछ भी करना है, तो वो कंप्यूटर के माध्यम से ही संभव है। तीसरा जो है हमारे पास हो रहा है वो एजुकेशन। एजुकेशन में हमने देखा कि किस प्रकार से लॉकडाउन के बाद तो ज़्यादा ही हुआ कि सारी की सारी जो कक्षाएं हैं वो ऑनलाइन चल रही हैं, सब कुछ ऑनलाइन पढ़ता है बच्चा जो है। वो बहुत सारे प्लेटफॉर्म जैसे अनअकैडमी और इस प्रकार के प्लेटफॉर्म जो होते हैं, ये क्या कर रहे हैं, बच्चों को पेड क्लासेस आराम से पढ़ा रहे हैं। तो बच्चे अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर पे बैठ के अपने लैपटॉप अपने मोबाइल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, एक एजुकेशन का सेक्टर में इसका यूज हो गया। उसके बाद इसका जो है वो आपका साइंटिफिक रिसर्च में इसका यूज। तो ऑफकोर्स ये तो आप सब जानते हैं कि आजकल कोई भी साइंटिफिक रिसर्च है उसमें बिना कंप्यूटर के वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। पांचवा जो है वो इस्तेमाल हो रहा है इसका डिफेंस में। डिफेंस तो जो है वो कंप्यूटर जो है वो सबसे पहले डिफेंस के लिए ही लाया गया था, ठीक है ना। तो डिफेंस क्षेत्र में जो हमारे जितने भी जो आज के समय में कितने वेपन्स बन रहे हैं, कितना जो है वो ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें वो डिफेंस में देखने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। और साथ के साथ जो आपके ऑटोमेटिक जितने भी वेपन्स आ रहे हैं, जितनी मशीन गन्स आपके और क्या होते हैं, एंटी सैटेलाइट मिशन, एंटी सैटेलाइट जो सिस्टम आ रहे हैं, जो भी हम खरीद रहे हैं वो सारे के सारे कंप्यूटर से ही चलते हैं, ठीक है। एंटी टैंक है ना, तो ये इसका यूजेस है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, वो है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में ना प्रशासन के क्षेत्र में जितने भी विश्वविद्यालय, कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल हो गया, कोई भी इंडस्ट्री होगी, कोई भी कंपनी होगी, इन सबका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, वो किस पे, कंप्यूटर की मदद से ही चलता है। आप सब जानते हैं बिना कंप्यूटर के वो पॉसिबल नहीं है। इतने सारे लोगों का जो डेटा है उसको स्टोर करना बिना कंप्यूटर के आज के समय में पॉसिबल नहीं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है बैंक। तो बैंक तो बिना कंप्यूटर के हम बैंक का इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बैंकिंग जो है वो पूरी की पूरी कनेक्टेड टेक्नोलॉजी से चलती है आज के समय में। बैंकिंग का जो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर CBS बोलते हैं उसको, जिसके अंतर्गत सारे के सारे बैंक आपस में कनेक्ट होते हैं, वो किस पर काम कर रहा है, कंप्यूटर की मदद से। और बिना कंप्यूटर के वो पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है ना। उसमें जो बैंकों में ATM चलते हैं, ATM का क्या होता है, फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो जो ATM है वो भी किसके कारण से काम कर रहे हैं, वो आपके सारे के सारे वो बैंक और इंटरनेट की मदद से ही काम कर रहे हैं, कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से काम कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके अलावा जो है इसका यूज इस्तेमाल हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, गेमिंग इंडस्ट्री में। गेमिंग
तो गेमिंग इंडस्ट्री में जितना भी कंप्यूटर गेम बनते हैं वो खेले भी कंप्यूटर पे ही जाते हैं, मोबाइल पे खेले जाते हैं, और उनको बनाया किस में जाता है, कंप्यूटर पे बनाया जाता है। फिर जो है वो स्पेस टेक्नोलॉजी। तो स्पेस टेक्नोलॉजी में हम जानते हैं कि जितने भी हमारे अंतरिक्ष उपग्रह छोड़े जाते हैं, जितने भी सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, जितने भी हमारे जो ये चंद्रयान और ये सब मिशन भेजे जाते हैं, इन सबको मॉनिटरिंग जो है वो कंप्यूटर की मदद से ही किया जाता है, ठीक है ना। और वहाँ पर ऐसे वैसे नहीं बल्कि सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये हैं आपके एप्लीकेशंस। उसके अलावा हमारे जो है वो रेलवे, एयरवे, होटल, इन सब में क्या होगा, आपका बुकिंग, जितने भी टिकट बुकिंग है ये सारे के सारे ऑनलाइन किए जाते हैं। यानी कि आज ऐसा वर्तमान में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां पर कि कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, और कंप्यूटर के बिना वो चीज़ हो भी नहीं सकती है, क्योंकि बड़े स्तर पर जो है अब काम हो रहा है जो कि कंप्यूटर की मदद से ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो है कंप्यूटर, अब कंप्यूटर के फायदे क्या हैं, इसी के साथ साथ मैं आपको वो भी बता देता हूँ। कंप्यूटर के फायदे बोल सकते हैं या इम्पैक्ट बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इम्पैक्ट क्या हुआ कि इसमें जो है वो सबसे पहले तो जो है वो काम स्पीड से होने लगा। आप इतने स्पीड, क्योंकि जो काम एक साल में होता था वो आप एक से 2 मिनट में कर देते हो। जितना ज़्यादा डेटा जो है वो स्टोर करने में, उसको खींचने में, उसको इधर उधर से बैलेंस करने में जो है 1 साल लगता था, उसको आप आधे घंटे में कर देते हो। यानी कि स्पीड जो है वो बढ़ी है। दूसरी बढ़ी है क्या, एफिशिएंसी, ठीक है। स्पीड तो बढ़ी है, साथ के साथ काम करने की जो दर है वो भी बढ़ी है, ठीक है ना। क्योंकि काम जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है और उतना ही काम जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके होते हैं। एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी उस काम में बढ़ गई है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें बढ़ गई हैं। तीसरा जो है वो आपकी क्वालिटी भी बढ़ गई है ना। जो कि क्योंकि कंप्यूटर जो है वो कभी भी क्या नहीं होता है, थकता नहीं है। ऐसा नहीं बोलता है कि मेरे से बस आज इतना ही काम हो पाएगा, मैं दोबारा इस काम को नहीं कर रहा। आप उससे चाहे तो जितना मर्जी काम करवा लीजिए, वो दिन भर काम करेगा, ठीक है ना। तो ये है हमारा, लेकिन इसका कुछ नुकसान भी हुआ है, और वो नुकसान हुआ है किसमें, बेरोजगारी में, अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि जो है कंप्यूटर के कारण जो है वो हर जगह जो है इस्तेमाल होने लग गया कंप्यूटर, और धीरे धीरे जो वहाँ पर जो है मैन पावर है उसकी संख्या घटने लगी। तो कंप्यूटर ने कहीं ना कहीं जो है एक बेरोजगारी भी बढ़ाई है, ठीक है। लेकिन समय के साथ साथ लोगों को अब क्या करना पड़ता है, अपने आप को अपग्रेड करते रहना पड़ता है। जब जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको एब्जॉर्ब करें, उसको सीखें, फिर उसी के अकॉर्डिंग जो है आपकी जॉब भी क्या हो जाएगी, अपग्रेड हो जाएगी। आप उस चीज़ को सीख जाएंगे और फिर उसी चीज़ में हमें काम मिलने लग जाएगा। तो ये समय की मांग है। आने वाले समय में आप जानते हैं कि और ज़्यादा ये टेक्नोलॉजी का यूज, जब 5G टेक्नोलॉजी आएगी, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद तो हर चीज़ जो है वो कनेक्टेड फीचर के साथ आएंगी। आज भी आपने देखा होगा कि किस प्रकार से गाड़ियाँ जो है वो कनेक्टेड फीचर्स के साथ आने लग गई। धीरे धीरे वो घर से गाड़ी, गाड़ी से घर, मोबाइल, सारी चीज़ें कनेक्टेड चीज़ें आएंगी। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ऑटोमाइजेशन होगा और लोगों की ज़रूरतें कम होती जाएंगी। तो मनुष्य को भी उसी के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा और नई चीज़ें सीखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये है हमारा कंप्यूटर, ठीक है। अब कंप्यूटर के अंदर एक दो चीज़ें आती हैं। एक तो होता है कंप्यूटर लिटरेसी। कंप्यूटर लिटरेसी, ठीक है ना। तो कंप्यूटर लिटरेसी का मतलब होता है कि जो सामान्य कंप्यूटर के जो सामान्य काम है वो हम कर पाए। यानी कि दैनिक जीवन में जो कंप्यूटर है उसको हम चलाना सीखें, उसको ऑपरेट करना, उसके जो एप्लीकेशन है उनको कैसे यूज़ करना है, उसमें जो फंक्शन है, सामान्य फंक्शन, उसको इस्तेमाल कैसे करना है, वो सारी की सारी चीज़ें जब हम सीख जाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर लिटरेसी। और इसी को जो है हम क्या कहते हैं, डिजिटल लिटरेसी। डिजिटल लिटरेसी, ठीक है ना। जो भारत है उसमें अभी जो है वो डिजिटल लिटरेसी जो है वो बहुत कम है। 30 से 40% जो है वो अभी डिजिटल लिटरेसी है। यानी इतने ही लोग जो है वो
आराम से कंप्यूटर ये को या कंप्यूटर से संबंधित चीज़ें जैसे लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, ये सब चीज़ें ऑपरेट कर पाते हैं। अभी भी बाकी जो लोग हैं वो डिजिटल रूप से लिटरेट नहीं है, ठीक है ना। फिर जो एक टर्म आता है इसमें वो आता है एंड यूजर। एंड यूजर, तो एंड यूजर का मतलब होता है एक सामान्य यूजर जो क्या करता है डेली टू डेली लाइफ में जो है वो कंप्यूटर के सामान्य जो फीचर्स हैं उनका इस्तेमाल करता है, वो रोजमर्रा के काम उसमें अपने करता है। हालांकि वो उसमें एक्सपर्ट नहीं है, वो कोई विशेषज्ञ नहीं है कंप्यूटर का, लेकिन वो सामान्य तौर पर उसका इस्तेमाल करता है। जैसे हम आप कोई भी आम आदमी जो कि इस प्रकार से चीज़ें इस्तेमाल करता है या उन ऐप्स को इस्तेमाल करता है, वो क्या है एंड यूजर। जितने भी ऐप्स जो है वो बनाए जाते हैं, जितने भी एप्लीकेशंस बनाए जाते हैं, जितनी भी कंप्यूटर में प्रोग्राम बनाए जाते हैं या और जो इंटरफेस बनाए जाते हैं, वो सब के सब आपके एंड यूजर को ध्यान में रखकर ही बनाए जाते हैं, है ना। कि भाई जो यूजर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को समझने में आसानी है, ठीक है ना। तो ये है आपका एंड यूजर। और एक होता है डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड, तो डिजिटल डिवाइड का मतलब होता है कि जो है वो कंप्यूटर की लिटरेसी के मामले में जो क्या हो ना कि शहरी क्षेत्रों तक तो कंप्यूटर जो है वो सबको सब तक उसकी पहुंच है, इंटरनेट तक सबकी पहुंच है, लेकिन अभी भी एक तबका ऐसा है जो इस पहुंच से क्या है वंचित है। और वो हमने लॉकडाउन में इस चीज़ को देखा भी है कि कैसे मतलब क्या हो रहा है, जो ऑनलाइन टीचिंग है वो हर स्कूल और हर जगह जो है वो ऑनलाइन टीचिंग हो पा रही है, लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज के इलाकों में या जो गरीब तबका है उसके पास ना तो उस प्रकार के इंटरनेट की फैसिलिटी है, ना उस प्रकार की जो है वो मोबाइल या जो है स्मार्टफोन की फैसिलिटी है कि वो अपने आराम से क्या है वो उन चीज़ों को पढ़ पाए, अपनी स्टडी को पढ़ पाए, कर पाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं उनके साथ भेदभाव हो गया। और क्यों हुआ, क्योंकि हमारे भारत में जो है वो एक डिजिटल डिवाइड है। अर्बन और रूरल इंडिया में एक डिजिटल डिवाइड है, और जब तक ये इंडिया में डिजिटल डिवाइड दूर नहीं होगा, प्रत्येक व्यक्ति तक जो है वो कंप्यूटर लिटरेसी नहीं पहुंचेगी एटलीस्ट, और 70 to 80% लोग इसको जानने नहीं लग जाएंगे, इंटरनेट की कनेक्टिविटी सब तक पहुंचेगी, तब जाके जो है वो असली क्या होगा डिजिटल इंडिया हो पाएगा और सारी की सारी चीज़ें जो है वो सब तक अवेलेबल हो पाएंगी, ठीक है ना। तो ये है हमारा डिजिटल डिवाइड, ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है, अब हम देख लेते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर में क्या क्या हुआ था। डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, ठीक है ना। तो डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर में जो सबसे पहले आया था वो है अबेकस, ठीक है ना। ये जो प्राचीन राज्य हुआ बेबीलोन जर्मनी में, तो बेबीलोन में जो है उसका इसका आविष्कार हुआ था केवल और केवल किसके लिए, गणना के लिए, ठीक है ना। इस प्रकार से इसमें कुछ इस प्रकार से रॉडें होती हैं और जिसमें इस प्रकार से ये मनके से लगे होते हैं, इनको जो है ये आपस में इधर उधर खिसकाकर जो है वो काउंटिंग की जाती थी, और इस मशीन को वो बोला जाता है आपका अबेकस, ठीक है। तो पहला कंप्यूटर बोल सकते हैं इसको, लेकिन कंप्यूटर नहीं है ये, केवल और केवल हल्का से गणना करने के काम आता है। लाइट चली गई है, दिख रहा होगा। तो आप लोगों को मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, तो हम ऐसे ही देख लेते हैं। तो ये जो हमारा पहला जो है कंप्यूटर है वो क्या है, जो बेबीलोन में बना था उसका नाम था अबेकस, ठीक है। जो केवल और केवल किसके काम पे आता था, गणना करने के काम में आता था, ठीक है ना। उसके बाद जो है वो पहला जो एनालिटिकल कंप्यूटर बनाया गया, पहला एनालिटिकल कंप्यूटर, ये कह सकते हैं एनालिटिकल मशीन बनाई गई, वो किसके द्वारा बनाई गई, वो
चार्ल्स बेबेज के द्वारा 1842 में, चार्ल्स बेबेज के द्वारा 1842 में ये मशीन बनाई गई थी, ठीक है ना। और ये जो मशीन थी, ये जो सामान्य गणितीय संक्रियाएं थी उनको करने में सक्षम थी। वो कौन कौन सी होती है? आपका जोड़ हो गया, घटाना, गुणा, भाग, ये सब ये करने में पॉसिबल थी ये मशीन। कौन सी? जो चार्ल्स बेबेज ने बनाई, एनालिटिकल कंप्यूटर, ठीक है। तो इसी कारण से जो है वो चार्ल्स बेबेज जो है उनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये कहा जाता है क्योंकि जो ये पहला इन्होंने बनाया चार्ल्स बेबेज ने, इसमें ये सारे प्रोसेस हो पाते थे। कौन से? जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ठीक है ना। तो ये है, और विश्व का पहला कंप्यूटर भी इसी को माना जाता है। उसके बाद आई एक, उनका नाम था लेडी एडा अगस्ता, लेडी एडा अगस्ता। तो जो लेडी एडा अगस्ता थी, इन्होंने क्या किया, जो ये कंप्यूटर था एनालिटिकल कंप्यूटर, इसमें इन्होंने प्रोग्राम इंस्टॉल किया, प्रोग्राम, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम इन्होंने इसके अंदर डाला, उसकी मदद से जो है वो इसको आसानी से जो है वो समझा जा सकता था, ठीक है। तो उसमें इसको मतलब एक तो इसमें प्रोग्राम डालने से क्या हुआ कि उसको आसानी से जो है वो जो प्रोसेस थी उसमें घटाने जोड़ने की, ये सब होने लगी। तो इसीलिए जो लेडी एडा अगस्ता है उसको क्या कहा जाता है? मदर ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम कहा जाता है, मदर ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये होते हैं आपके फादर ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम 1842 में चार्ल्स बेबेज। और फिर उसमें जो प्रोग्राम जो है डाला, वो किसने डाला? वो लेडी एडा अगस्ता ने डाला, जिनको हम मदर ऑफ क्या कहते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। और ये जो है इन्होंने साथ के साथ जो है वो एक बाइनरी सिस्टम की जो अवधारणा थी वो भी दी थी। बाइनरी सिस्टम मतलब मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा कि जो कंप्यूटर है वो दो प्रकार के अंकों पर काम करता है, 0 और 1, ठीक है ना। या तो वो 0 को लेता है या तो 1 को लेता है, उसको बाइनरी सिस्टम कहते हैं। तो उसकी जो परिकल्पना थी वो भी किसने की थी? लेडी एडा अगस्ता ने, ठीक है। तो ये इस प्रकार से है। तो इसमें बाकी की जो हम चीज़ें हैं वो हम आने वाले क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको जो है वो अब बताऊंगा कि जनरेशन का बताऊंगा कि किस प्रकार से फर्स्ट जनरेशन से लेकर 5th 6th जनरेशन तक जो है वो कंप्यूटर का विकास हुआ धीरे धीरे करके, और कैसे उसमें चेंजेस आए। तो ये मैं आने वाली क्लासेस में बताऊंगा। आज वैसे भी लाइट चली गई, तो अब इससे ज़्यादा मैं आज नहीं कंटिन्यू करना चाहता, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिए, हम कंप्यूटर को धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच आज के लिए।